मॉर्निंग दो आपके अंदर मतलब सही से सुनाई देना चाहिए। ठीक है, यह समझना कि पर्यटक क्या देखना पसंद कर सकते हैं। और एक टूर गाइड के अंदर ये भी होना चाहिए कि जो पर्यटक जो आए हैं उनके पास गाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना मतलब बताना एक सही तरीके से, सही ढंग से। ठीक है, उन्हीं को गाइड कहा जाता है। तो टूर गाइड जो है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि पर्यटकों को एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं जो उनको पसंद हो, ये बताता है। तीसरा पार्ट मैंने तीसरा ऑप्शन में यही लिखा है। ठीक है, और चौथा मैंने क्या दिया है, मैंने दिया है प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना। मतलब जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है किसके द्वारा, पर्यटकों के द्वारा। किसको, टूर गाइड को। ठीक है, तो उनका सही से स्पष्ट उत्तर देना, मतलब सही से उत्तर देना। ठीक है, और पांचवा क्या है, उत्कृष्ट समय प्रबंधन कौशल। मतलब अगर आप टूर गाइड हैं, जैसे कि आपको पता चला कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो मान लीजिए कि कोई टेम्पल वगैरह में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन पे गए, ठीक है, उस जगह पे गए, तो उनको मतलब वहाँ जाए हुए कितना समय हुआ और इसको कितना समय में पहुँचना है, वो आपको समय का प्रबंध होना चाहिए। एक अच्छा टूर गाइड के लिए इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। ठीक है, ये। और पांचवा क्या है, बहुकार्य करने की क्षमता। मतलब कि ऐसा बहुकार्य का मतलब क्या होता है, एक समय में बहुत सारे काम। जैसे कि आपको टूर गाइड है, ठीक है, मान लीजिए आप टूर गाइड हैं और आपके आसपास बहुत सारे पर्यटक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो कि बहुकार्य का मतलब होता है ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं उनको समझा रहे कि नहीं ये जगह इतनी पुरानी है, यहाँ के ये महाराजा थे, उनका मृत्यु ये हुआ, तो ये जो खंडहर बना है उसके इस वजह से बना है। और साथ ही साथ आपको उसको हाथ के वगैरह से दिखा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें उठा के आपको दिखा रहे हैं, मतलब पर्यटकों को दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक समय में ही बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये किसके अंदर आ जा रहे हैं, निम्नलिखित इंटरपर्सनल स्किल के अंदर। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि तीसरा है, टूरिज्म के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, मतलब कि जो टूरिज्म है, जितना हम लोग पढ़े थे, तो मैंने इसका पहले भी एक वीडियो बना रखा है, स्पेशल वीडियो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो उसमें भी देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टूरिज्म के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। मैंने लिखा है, हाँ, तो मैंने लिखा है पर्यटन के विभिन्न प्रकार। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करता चलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। हालांकि ये 2 मार्क्स के शायद क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना। तो पर्यटन के विभिन्न प्रकार में मैंने क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, मैंने लिखा है पहला कि सांस्कृतिक पर्यटन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रीन पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, जातीय पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म और अंतरिक्ष पर्यटन। ठीक है, ये सारे किसके प्रकार हैं, पर्यटन के प्रकार हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 प्रकारों को लिखे, तो आप इनमें से 4 प्रकार को लिख दीजिएगा, आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए दूसरा मतलब जो चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, हेरिटेज टूरिज्म के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। मतलब एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेरिटेज टूरिज्म, इंग्लिश में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 4 नंबर का आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या दे रहा है आंसर इसका। यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है, हाँ ये रहा। हेरिटेज टूरिज्म के बारे में पहले समझ लिए होता क्या है। ठीक है, हेरिटेज टूरिज्म मतलब एक ऐसा पर्यटन, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक ऐसा पर्यटन जो विरासती और प्राचीन चीज़ों जैसे कि इमारतें, सांस्कृतिक धरोहर आदि के बारे में बताता हो। मतलब कि एक ऐसा जगह गए आप टूरिज्म करने के लिए, मतलब टूरिज्म के रूप में पर्यटन किया आप ऐसा जगह पे जहाँ पे आपको क्या मिला, विरासती चीज़ें मिली, प्राचीन चीज़ें जैसे कि इमारतें और सांस्कृतिक धरोहर वगैरह या फिर ऐतिहासिक जो स्थल हैं वो सब मिले देखने को आपको। ठीक है, तो उस जगह में आप गए तो पर्यटन किए, तो किसके बारे में बता रहा है, मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, हेरिटेज टूरिज्म। ठीक है, आइए जब इसके मतलब जो प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हेरिटेज टूरिज्म में लिखा है मैंने, उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखा है विभिन्न प्रकार, जैसे पहला है सांस्कृतिक हेरिटेज पर्यटन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म। ठीक है, इस पर्यटन के अंतर्गत क्या आता है, इस पर्यटन के अंतर्गत इसमें ऐतिहासिक इमारतें, चलिए मैं आपको दिखाता चलूं। हाँ, इस पर्यटन के अंतर्गत इसमें ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और लोग कैसे रहते थे इस बारे में जानकारी की संग्रह शामिल है। ठीक है, जैसे कि फोटो, पेंटिंग, कहानियां, समाचार पत्र, किताबें। मतलब कि ये जो सांस्कृतिक हेरिटेज पर्यटन है ना, मतलब इस संस्कृति आधारित है, मतलब हेरिटेज का ही एक प्रकार है। लेकिन होता क्या है इसमें कि इस पर्यटन में आपको ऐतिहासिक इमारतें मिलेगी, स्मारक मिलेंगे और लोग कैसे रहते थे पहले के काल में,
ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि एक फ़ोटो के वगैरह आप पहचान सकते हैं, पेंटिंग हो गया, कहानियाँ हो गई, समाचार पत्र और किताबें जो कि पुराने ज़माने की होती हैं। दूसरा क्या है, प्राकृतिक हेरिटेज टूरिज्म। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसमें पहाड़, नदियाँ और कोई भी परिदृश्य शामिल है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप इस आंसर को लिखते जाइएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, पहाड़, नदियाँ, ये सब है। जो कि प्राकृतिक के मतलब क्या हो, नेचुरल, जो पहले से बना हो लेकिन बहुत पुराना है इसलिए हेरिटेज के अंदर आ गया। अब मिश्रित हेरिटेज टूरिज्म, ये तीसरा प्रकार है, मतलब कि दोनों मिक्स रहेगा। इसके अंतर्गत दोनों सांस्कृतिक पर्यटन भी और तो मैं तीसरा हेरिटेज पर्यटन के बारे में बात कर रहा था। तो तीसरा हेरिटेज पर्यटन क्या है, इसके अंतर्गत दोनों आते हैं, मतलब कि सांस्कृतिक पर्यटन हेरिटेज में और प्राकृतिक हेरिटेज दोनों शामिल है। ठीक है, आइए अब तीसरा जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पास चलते हैं हम लोग। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रैवल एजेंट के कर्तव्य क्या है, मतलब जो कि ट्रैवल एजेंट है उसका ड्यूटी क्या है, वो काम क्या करता है। ठीक है, इसके बारे में बताना। तो 5वां नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो ट्रैवल एजेंट के निम्न कर्तव्य हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिख रखा है, ट्रैवल एजेंट के निम्न कर्तव्य हैं। जैसे कि पहले हम लोग आपको पहले जानना चाहिए कि ट्रैवल एजेंट होता क्या है। जो व्यक्ति एक कस्टमर को ट्रैवल से संबंधित प्रोडक्ट और सर्विस देता है, ठीक है, मतलब कि जो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, उस कस्टमर को जो आते हैं उससे संबंधित प्रोडक्ट और सर्विस देता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रैवल एजेंट के तौर पर माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रैवल एजेंट का कर्तव्य क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर ग्राहकों को टिकट की सेलिंग, ठीक है, टिकट की सेलिंग करता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रैवल एजेंट कहते हैं। और दूसरा मैंने क्या लिखा है, ये कस्टमर को विभिन्न जगहों पर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, सॉरी, ये कस्टमर को विभिन्न जगहों पर जाने के लिए ट्रैवल करने का सर्विस उपलब्ध करवाता है। मतलब जो बहुत सारे जगह जाते हैं, जो ट्रैवलिस्ट होते हैं, मतलब कि जो टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, जो जाते हैं दूसरे जगह पे, तो उनके लिए क्या करता है, उनको सर्विस का उपलब्ध कराता है, मतलब किस तरह जा सकते हैं वहाँ पे। यह ग्राहकों को यात्रा से संबंधित गाइडेंस भी देता है, साथ ही साथ आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है, और ये सब वगैरह क्या देता है, कौन देता है, ट्रैवल एजेंट। ठीक है, और उनके मन में यात्रा संबंधित सभी सवालों के जवाब भी देता है। मतलब कि अगर किसी को क्वायरी चाहिए, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी है, ठीक है, तो क्या बोलता है, जैसे पूछ सकता है सर कि इस यात्रा के अंतर्गत मतलब क्या क्या होगा, किस किस चीज़ों से हमें मतलब बचना चाहिए, क्या क्या जो भी सवाल हैं जो कि कस्टमर के अंतर्गत होंगे, वो कि इसका जवाब कौन देगा, ट्रैवल एजेंट। ठीक है, ये सब इसके आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैंने छोटा कर दिया स्क्रीन को। ठीक है, आइए जो इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। टूर इटिनरी पर नोट लिखे, राइट नोट्स ऑन टूर इटिनरी। ठीक है, इस पे लिखना है, नोट्स लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या लिखा है। हाँ, तो टूर इटिनरी जो है ना, उसको यात्रा कार्यक्रम बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में टूर इटिनरी और हिंदी में यात्रा कार्यक्रम। तो एक यात्रा कार्यक्रम एक टूर पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी एक जो टूर इटिनरी है, एक किसका घटक है, टूर पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, यह शायद एक प्रारंभिक यात्रा कार्यक्रम या अंतिम यात्रा कार्यक्रम है। मतलब कि आप चाहे तो इसे जो यात्रा कार्यक्रम, मतलब कि यात्रा से पहले जो काम करते हैं हम, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप पहले भी जो करते हैं, जो प्रारंभ में, या फिर जो आप खत्म कर लेते हैं उस काम को, उसके बाद के बारे में बताया जा रहा है। तो मूल गंतव्य और रास्ते में सभी स्टॉपिंग पॉइंट्स, आवास और अन्य सेवाएं इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और मैंने लिखा है, यात्रा कार्यक्रम विभिन्न टूर सामग्री के अनुक्रम को दर्शाता है और आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि प्रस्थान बिंदु के दिन, दौरे की अवधि, है ना, कानूनी आवश्यकताएं, गंतव्य की विशेषताएं, वैकल्पिक गतिविधियां और भोजन और शायद के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में भी कहा जा सकता है। मतलब जो है ना, यात्रा कार्यक्रम है क्या, आप शॉर्टली समझ लीजिए कि मतलब जैसे आप किसी जगह पे यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसके पहले जो आप कार्यक्रम क्या क्या बनाते हैं, इसको ये दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पे जितने भी है उसको आप लिख सकते हैं, इतना अच्छा बन जाएगा सवाल। ठीक है, आइए जानते हैं आप 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। बोल रहा है कि टूर गाइड के लिए शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब कोई एक टूर गाइड है, गाइड में तो समझ रहे, जो बताते हैं विशेषताएं बहुत सारी जगहों की, उन्हें बोला जाता है। तो टूर गाइड के लिए शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर क्यों बताया जाता है ऐसा।
मतलब क्यों उसको महत्वपूर्ण रखना चाहिए। ठीक है, ये जानते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, बोल रहा है कि शारीरिक भाषा आप जान लीजिए पहला क्या होता है। तो शारीरिक भाषा एक क्या है, अमौखिक संचार है। अमौखिक संचार मतलब जो मुंह से ना किया जाए। ठीक है, तो का एक रूप है जिसे शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, इशारों और आंखों की गति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब कि शारीरिक भाषा मतलब जो शरीर से रिलेटेड हो वैसा एक भाषा, एक लैंग्वेज है। एक किसका प्रकार है, अमौखिक संचार का। ठीक है, हाँ, का एक रूप है जिसे शरीर की मुद्रा, शरीर की मतलब जैसे जो आप बनावट मतलब बैठते किस तरह, इस तरह चेहरे की अभिव्यक्ति, आप कैसा व्यक्त करते हैं अपने चेहरे से, इशारों और आंखों की गति के द्वारा, मतलब आप किस तरह आंख कर रहे हैं, अपना बिहेव आंख का किस तरह कर रहे हैं वो बताता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मनुष्य अनजाने में ही इस तरह के संकेत भेजता भी है और समझता भी है। मतलब जो शारीरिक भाषा है उसको मनुष्य अचानक भी और मतलब रियल में भी, असली में जानबूझकर भी और देख के भी और अनजाने में भी इस तरह के संकेतों और भाषाओं को भेजता भी है और समझता भी है। ठीक है, इसको बोला जाता है शारीरिक भाषा। तो मैंने लिखा है कि टूर गाइड के लिए शारीरिक भाषा होना जरूरी है, क्योंकि कुछ व्यक्ति बोलने से ज्यादा अन्य तरीकों से संवाद को समझते हैं। मतलब कि शारीरिक भाषा मतलब क्या हुआ, इशारा वगैरह ये सब। ठीक है, तो टूर गाइड के लिए एक शारीरिक भाषा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं ना वो मतलब बोली से ज़्यादा क्या करते हैं, इशारों वगैरह से या अन्य तरीकों से, जो संवाद करने का अनेकों तरीका है उनसे क्या करते हैं वो अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, आपके शारीरिक भाषा अच्छा होने पर आप अन्य व्यक्तियों को और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मतलब कि अगर आप टूर गाइड हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप टूर गाइड हैं, तो अगर आपका शारीरिक भाषा अच्छा है तो आप किसी भी व्यक्ति को और भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों की मदद करने के लिए जिम्मेदार है जो वे उस क्षेत्र को समझने के लिए जा रहे हैं और जो वे देख रहे हैं। मतलब कि टूर गाइड है, अगर आपके अंदर शारीरिक भाषा अच्छी है तो आप एक अच्छे जिम्मेदार हैं, जो कि अगर कोई टूरिस्ट है जो कि उस जगह को समझने जा रहा है या फिर जो देख रहा है वो, तो आप अनेक तरह के शारीरिक भाषाओं से आप उनको अच्छे से डिक्लेयर कर सकते हैं कि सर ये जो चीज़ें हैं ये इस प्रकार की हैं। मतलब आंखों से भी, इशारों से भी, ठीक है, हाथ के मूवमेंट से, आंखों से, इशारों से या फिर चेहरे के हाव भाव से भी आप बता सकते हैं कि मतलब किस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो देखने आए हैं और जो समझ रहे हैं वो किस तरह समझ रहे हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। एक और है इसमें जो 4 पॉइंट दिया मैंने कि टूर गाइड आमतौर पर शहर के आसपास पर्यटकों के समूह लेते हैं और उन्हें महत्व के स्थानों पर ले जाते हैं। मतलब कि जो टूर गाइड है वो कहाँ से लेते हैं, शहर के आसपास के पर्यटकों का एक समूह लेते हैं, मतलब बहुत सारे जो पर्यटक होते हैं, और उन्हें जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं वहाँ पे वो लेके जाते हैं। तो ये सब उनके शारीरिक भाषाएं हो सकती हैं। ठीक है, होती हैं। चलिए अब जानते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक इसका जो है एक फर्स्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक टूर के बुक होने पर टूर गाइड द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का वर्णन करें। मतलब कि एक जो जब आप टूर का बुकिंग कर लेते हैं किसी जगह पे जाने के लिए, तो जो टूर गाइड है वो क्या क्या काम करता है, मतलब उसका कर्तव्य क्या है, एक तरफ से समझिए। ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर दे रहा है। तो मैंने 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। किसी टूर के बुक होने पर टूर गाइड का निम्नलिखित भूमिका है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये किसी टूर के बुक होने पर टूर गाइड का निम्नलिखित भूमिका है। ठीक है, ये है। तो जो पर्यटक टूर के लिए, पहला जो है, जो पर्यटक टूर के लिए जाते हैं जिस जगह पर उन्हें उस जगह के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। मतलब कि एक जो टूर बुक, अगर आप टूर बुकिंग कर लिए तो उस जगह जाने से पहले क्या करते हैं, ये जो टूर गाइड होते हैं वो उसके बारे में जितने भी प्रासंगिक मतलब जो अच्छी जानकारियाँ होती हैं उनको प्रदान करते हैं। किसको, पर्यटकों को। ठीक है, ये पहला इनका कर्तव्य जो उसका मतलब काम किया जाता है। टूर गाइड आमतौर पर शहर के आसपास पर्यटकों का समूह लेते हैं, मैंने बताया था ये, और उन्हें महत्व के स्थानों पर ले जाते हैं। तो ये भी उनके द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, वे उन शहरों, क्षेत्रों, देशों के बारे में पूरी तरह जानकारी देते हैं जो काफ़ी प्राचीन हो या ऐतिहासिक हो। ठीक है, आप इसको अपने से भी बना के लिख सकते हैं कि जो टूर गाइड होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, उन जगहों, क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जो काफ़ी प्राचीन होते हैं या फिर ऐतिहासिक होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं जगहों के बारे में एक्सप्लोर करना पर्यटकों को अच्छा लगता है, बहुत मतलब भावुक हो जाते हैं उन जगहों पे जाने के लिए। तो वह उन्हीं जगहों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और वो बहुत प्राचीन भी होते हैं, ऐतिहासिक भी होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पॉइंट, वे स्थान या प्रत्येक जगह के इतिहास की विशेष विशेषताओं पर टिप्पणी प्रदान करते हैं।
मतलब जो भी जगह पे जाते हैं या फिर कोई भी जगह ऐतिहासिक जो उसके बारे में जितनी विशेषताएं होती है, मतलब उस जगह की जितने भी मतलब जो भी विशेषता होती है पर क्या करते हैं, टिप्पणी देते हैं, मतलब वो अच्छे से उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर, एक पेज में एक इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए आप जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहला पेज खत्म, आप जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेवल के उद्देश्य पर क्या करें, नोट लिखिए। जो ट्रेवल का उद्देश्य क्या है उस पर क्या करना है, नोट लिखना है। ठीक है, तो जानिए कैसे लिखना है, आप इसको समझिए पहले सवाल को क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस पर नोट लिखने बोल रहा है, तो ठीक है, तो ट्रैवल के उद्देश्य पर, हाँ, तो ट्रैवल के उद्देश्य पर नोट लिखना है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं फटाक से। हाँ, तो ये 7 है, 8, 9, हाँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसके आंसर। ठीक है, ट्रैवल के उद्देश्य, ठीक है, ट्रैवल के उद्देश्य के बारे में जानते हैं क्या होता है। मनोरंजन, कुछ आराम और मजेदार गतिविधि। ठीक है, मनोरंजन, ठीक है, इसका जो पहला उद्देश्य है क्या हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है। कुछ आराम और मजेदार गतिविधि के लिए वार्षिक अवकाश या सप्ताहांत पलायन के लिए, ठीक है, ट्रैवल या पर्यटन के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। मतलब कि मनोरंजन जो है किसी भी जगह पे ट्रैवल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जानते हो कि डेली लाइफ, बिजी लाइफ से मतलब बहुत सारे लोग तंग आ जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है ना। तो इसके लिए क्या करता है, यह एक लंबी छुट्टी भी हो सकती है या फिर पास के गंतव्य का एक छोटी यात्रा हो सकती है। मतलब मनोरंजन के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका पहला उद्देश्य लिखा है। दूसरा है अवकाश, एक विशेष गंतव्य, गंतव्य मतलब जहाँ पे घूमने का स्थान उसको कहा जाता है। ठीक है, गंतव्य या साइट हमें छुट्टी के लिए उस गंतव्य पर जाने के लिए आकर्षित करती है। मतलब अवकाश जो है ना, मतलब छुट्टी जो है, जो हमें मान लिया आप कंपनी में किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको जब छुट्टी मिलता है तो आप किसी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, यह अवकाश भी उसका दूसरा उद्देश्य है। तो छुट्टियां बिताने के लिए आप कह सकते हैं अवकाश का उद्देश्य है। ठीक है, आइए आप दूसरा, हाँ, तो स्वास्थ्य, तीसरा क्या हो सकता है, स्वास्थ्य। अक्सर स्वास्थ्य में सुधार के लिए डॉक्टरों द्वारा अनुशंसित जलवायु परिवर्तन निवास के सामान्य स्थान के बाहर यात्रा की ओर जाता है। मतलब जो स्वास्थ्य के कारण बहुत सारे मरीजों का यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेन जाते हैं, बहुत जगह देशों विदेशों में जाते हैं। तो एक यात्रा कर रहे ना, किस उद्देश्य, स्वास्थ्य के उद्देश्य। तो ट्रैवल का ये भी उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, शिक्षा, मतलब कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते हैं। तो क्या शिक्षा के लिए भी एक क्या है ना, एक उद्देश्य है ना ट्रैवल का। ठीक है, तो खेल, अब खेल प्रतियोगिताओं में, तो खेल प्रतियोगिताओं में खेल के लिए भी जो ओलंपिक्स गेम होते हैं, देखते हैं ना, बहुत सारे इंग्लैंड वगैरह में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये भी एक क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, धार्मिक है। ठीक है, धार्मिक भी उद्देश्य, धर्मस्थलों की यात्रा के लिए हो सकता है। अब व्यवसाय तो बहुत अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि किसी व्यवसाय को आवश्यकता से बाहर की यात्रा पर जाना होगा, चाहे वह खरीदना हो या बेचना। मतलब कि कोई व्यक्ति जो है व्यवसाय के उद्देश्य से भी बहुत सारी जगहों पे यात्रा करते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए। चलिए, ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पर्सनल हाइजीन का महत्व क्या है, मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। मतलब जो हाइजीन मतलब होता है साफ सफाई है। ठीक है, स्वच्छता, मतलब कि व्यक्तित्व स्वच्छता क्या है, का महत्व क्या होता है, मतलब क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। पर्सनल हाइजीन का महत्व मैंने लिखा है, पहले मैंने पर्सनल हाइजीन को डिफाइन किया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ इसका महत्व लिख सकते हैं, जो पूछा जाए उसी को लिखना है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का पूरी तरह आनंद लेना चाहता है। जीवन का पूरी आनंद सही अर्थों में तभी लिया जा सकता है जबकि व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य अच्छा, मतलब कि जब व्यक्ति जो है एक अच्छा स्वास्थ्य रखता हो, तभी आप पूरे जीवन का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य संबंधी आचरण पर निर्भर करता है। मतलब कि एक अच्छा हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ, एक सही मतलब स्वास्थ्य के जो हम बचाव करते हैं अपने शरीर के, उसका एक अच्छा आचरण पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी दैनिक आचरण, हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार, विचार आदि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मतलब हम कैसे रहते हैं, कैसा पहनते हैं, खान पान कैसा करते हैं। ठीक है, ये सब किसको मतलब प्रभावित करते हैं, किस पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ पे। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य पे डालते हैं। ठीक है, आप पॉइंट पे चलते हैं। तो इसका महत्व क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एक अच्छा सुडौल शरीर बनाए रखने में इसका महत्व है।
मांसपेशियों में अच्छी शक्ति बनाए रखने में, ठीक है, सुंदर स्वच्छ एवं स्वस्थ मुख बनाए रखने में तथा दांतों को नष्ट होने से बचाने में, सही बात है। त्वचा चमड़ी को स्वस्थ रखने में, रोगों से मुक्त करने में, मतलब आप अपने हाइजीन अगर सही से करते हैं, नहाते हैं अच्छे से, तो आप अपने त्वचा की चमड़ी को अच्छे से रख सकते हैं, रोगों से मुक्त कर सकते हैं। शक्ति में रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति को बनाए रखने में तथा संक्रमण को रोकथाम करने में। ये सब क्या है, पर्सनल हाइजीन के महत्व है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके मैं इसका सॉल्यूशन का आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक पर नोट्स लिखें, राइट नोट्स ऑन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ये सारा टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 11 का, बिल्कुल सेकंड टर्म का है, जो 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप देखिएगा बिल्कुल जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने लिखा है सबसे पहले क्लासिकल म्यूजिक होता क्या है। तो भारतीय शास्त्रीय म्यूजिक, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीपों का एक शास्त्रीय संगीत है। इसकी दो प्रमुख, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत जिसे हिंदुस्तानी के रूप में माना जाता है, और दक्षिण भारतीय अभिव्यक्ति जिसे कर्नाटक के रूप में माना जाता है। मतलब क्लासिकल म्यूजिक जो है वो मतलब बहुत एक तरफ से क्या कहते हैं, पुरानी संस्कृति के आधारित है, एक शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो मूलभूत तत्व हैं, ठीक है। इस पे क्या लिखना है आपको, नोट्स लिखना है, ठीक है। राग और ताल, तो स्वर, माइक्रोटोन सहित नोट्स को विविध प्रदर्शनों पर आधारित राग एक गहन जटिल मधुर संरचना का ताना बाजा बनाता है, ठीक है। जबकि ताल जो है समय चक्र को मापता है, मतलब कि राग जो है आपके ध्वनि के उच्चारण को सही से बताता है, जबकि जो ताल है उसमें कितना समय जो ले रहे हैं आप उसको चक्र को मापता है, ठीक है। राग एक कलाकार को ध्वनियों से मधुर बनाने के लिए एक पैलेट, जबकि ताल उन्हें समय का उपयोग करके लयबद्ध सुधार के लिए एक रचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। मतलब ये जो दो चीजें हैं ये किसके हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के, ठीक है। क्या है, ताल है और एक है राग, ठीक है, राग और ताल, ये दोनों चीजें हैं। तो आप लिख सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे नोट्स लिख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का लिख सकते हैं आप लोग। आइए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए, एक टूरिस्ट द्वारा किन ट्रैवल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब कि आप एक टूरिस्ट है मान लीजिए, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है आप किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए आपको मैंने इसका आंसर लिख दिया है। हाँ, तो आपको किस तरह का हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। किसी भी टूरिस्ट को ट्रैवल करते समय निम्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। जैसे कि है, पहला क्या हो सकता है, पहला जरूरी है पासपोर्ट, अगर आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप इंडिया के, जैसे आप इंडिया के निवासी, हम लोग भी इंडिया के हैं, तो अगर हम इंडिया में हैं तो अगर किसी दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट वगैरह इस सब की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री, मतलब आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, किसी दूसरे फॉरेन में, दूसरे मतलब कंट्री में, तो आपको पासपोर्ट और साथ ही साथ दूसरा क्या है, यात्रा वीज़ा, राष्ट्रीय पहचान पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र या फिर अन्य और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। मतलब 4 जो है महत्वपूर्ण है, और आपको और भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि आप ट्रैवल करते समय आपको रखना जरूरी होता है, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलिए आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि टूरिस्ट चेक पॉइंट क्या है। चेक पॉइंट से मतलब समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे किसी चीज़ का चेकिंग वगैरह ये सब होता होगा, ठीक है। तो चेक पॉइंट क्या है, टूरिस्ट चेक पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इधर है। तो टूरिस्ट चेक पॉइंट क्या है। टूरिस्ट चेक पॉइंट एक ऐसा स्थान होता है जहां किसी भी जगह से आने वाले या फिर जाने वाले व्यक्तियों का या यात्रियों का या पर्यटकों के जरूरी कागजात वगैरह चीज़ों की जांच या फिर उनके वाहनों की जांच की जाती है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत होता है, टूरिस्ट चेक पॉइंट के अंदर। तो आप इसको अच्छे से और भी डिफाइन करके लिख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए किया है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छे से समझाना, बाकी लिखना आप ही को है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद और 2 क्वेश्चन बचेंगे, उसके बाद ये 2 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
टूर कॉस्टिंग के अवयव क्या है? व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्टिंग? ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इधर लिख चुका हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये 15 नंबर है, आप इससे अच्छा ये वाला देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने लिखा है टूर लागत के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ भी सकते हैं क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक पैकेज टूर के लागत घटकों को कुल योग के बेचे गए पैकेज की लागत कहलाता है। इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अनुसंधान और उत्पाद विकास, ये सब इसके घटक के शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यात्रा, रहने की जगह, स्थानांतरण, भोजन और पेय पदार्थ। ठीक है, स्थानीय पर्यटन स्थलों को देखना और गतिविधियाँ, ये सब किसके अंतर्गत आ सकते हैं? हाँ, टूर कॉस्टिंग के अंतर्गत। और मैंने यहाँ पे अलग से लिखा था। ठीक है, टूर कॉस्टिंग क्या है? किसी उत्पाद की लागत के समय टूर कंपनी को 4 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, जैसे लागत चेतना, लागत माप, लागत जिम्मेदारी, लागत में सुधार। ये दोनों एक ही हैं, बट जो है ना ये कुछ अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं अच्छे से। चलिए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्लस्टर चेन क्या है? व्हाट इज क्लस्टर चेन? ठीक है, क्लस्टर चेन क्या होता है इसको हमको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। हाँ, तो क्लस्टर चेन होता क्या है, सुन लीजिए आप। क्लस्टर चेन एक प्रकार का संचार है। ये भी आपको संचार के अंतर्गत क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको संचार का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसको भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो क्लस्टर चेन एक प्रकार का संचार है जो तब होता है जब एक अकेला सहकर्मी सबसे भरोसेमंद सहकर्मियों को कुछ जानकारी देता है। मतलब कि क्लस्टर चेन एक ऐसा संचार है, कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कब होता है? जब कोई अकेला सहकर्मी हो या ऐसे लोग हों, ठीक है, जो सबसे भरोसेमंद अपने साथियों को कोई जानकारी देता है। और वो जो सहकर्मी है जिनको जानकारी मिला, वो क्या करते हैं? इस जानकारी को अपने और भरोसेमंद दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को अगर समझदार है, मतलब अच्छा व्यक्ति है, उसको अगर कोई व्यक्ति जानकारी देता है, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है अन्य व्यक्तियों को मतलब पहुंचाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली टाइप आप कह सकते हैं, इनडायरेक्टली। तो लेकिन भरोसेमंद भी होना चाहिए। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है? क्लस्टर चेन। यह भी एक संचार है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। उसके बाद मैं 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनाऊंगा, जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, टीम वर्क के लाभ क्या है? ठीक है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ टीम वर्क? टीम वर्क में तो समझ रहे हैं, एक ऐसा काम जो कि हम लोग बहुत सारे संगी साथियों के साथ करते हैं, उन्हें टीम वर्क कहा जाता है। तो टीम वर्क के लाभ क्या है? ठीक है, देख लीजिए, मैंने लिखा है इसका आंसर। पहला जो लाभ हो सकता है कि रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, मतलब क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करने की शक्ति को बढ़ाता है। रचनात्मकता बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है टीम वर्क करना। मतलब कि अगर आप टीम वर्क करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने जो कंपनी के क्लाइंट्स वगैरह जितने भी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके साथ अगर आप टीम वर्क करते हैं तो उसमें पहले बात जो क्या है, अच्छा रचनात्मकता बढ़ता है कि उनका सोच का आप देखते हैं, उनका सोच दूसरे व्यक्तियों का सोच आप मिला के एक अच्छा मतलब क्रिएटिविटी और भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने अंदर कि नहीं इसमें ये और भी मतलब अच्छा करना होगा मुझे। ठीक है, ये चीज़ आप बढ़ा सकते हैं, पहला है। दूसरा क्या है, सीखने को बढ़ावा देता है। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि मतलब आप कंपनी को और भी इंक्रीज कराना चाहते हैं, ठीक है, टीम वर्क के साथ में, तो सीखने में बढ़ावा देता है कि कोई व्यक्ति अपना मतलब जो ओपिनियन रहता है वो आपको देता है, दूसरा व्यक्ति अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, ये सब करते करते जो लोग हैं ना, वो आपको मतलब सीखने में और सक्षम बना देते हैं। ठीक है, तो टीम वर्क में ये भी फायदा है। और टीम वर्क बूस्ट कॉन्फिडेंस, मतलब कि ना, पहली बात, अगर आप अकेले हैं तो होता है ना कि आप बहुत बार फेलियर हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं जब अपने काम के प्रति। तो क्या होता है ना कि टीम वर्क के जो लोग होते हैं वो आपको मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं कि नहीं यार, हारना नहीं है, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंक्रीज होते रहना और हमें सफलता प्राप्त हो ही जाएगी आखिर। ये टीम वर्क का एक फ़ायदा है। और चौथा क्या है, तनाव में कमी। पहली बात मैंने बताया जैसे कि अकेले में है, जब व्यक्ति मतलब लगातार 2-3 बार या फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं अब फेल होते जाऊँगा तो आपको टेंशन में भी कमी करते हैं कौन लोग, जो आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं। तो अब प्रदर्शन में सुधार, मतलब आप टीम वर्क करते हैं तो आप जैसे कुछ बना रहे हैं नया चीज़, अब मान लीजिए कोई टीम वर्क के व्यक्ति हैं, वो आपको कुछ और भी अच्छे से दे रहे हैं, कुछ उद्देश्य दे रहे हैं, तो आप उनके प्रति भी मतलब कुछ अलग अलग अपने विचारों को दे रहे हैं,
तो आप अपना प्रदर्शन और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, ये बताता है। तो आई होप आप क्वेश्चन 1 से 70 तक मतलब आज का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।